थोड़ा सा परिचय करा दूं कि हम लोग कौन हैं। प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट एक पंजीकृत ट्रस्ट है। मुंबई में इसका पंजीकरण हुआ है और अंधेरी एमआईडीसी में इसका ऑफिस है। हमारे एक ट्रस्टी हैं नरेश जी पाड़िया, उन्हीं का ऑफिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रस्ट के काम के लिए। और इसकी स्थापना हुई 2018 में, तो अभी 4 साल तो गुजर गए। ये प्रवास काफी अच्छा रहा है और इसके तहत ये हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएं, और इसलिए ये हिंदी का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा परिचय, ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं जो आज इधर मौजूद हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मेरा परिचय ये है। मेरा नाम है प्रवीण मानकर, मेरा टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हाल ही में मैं औद्योगिक सलाहकार के रूप में काम करता हूँ। इस शास्त्र में मैं 2005 में आया और 2005 से 2011 तक इसका अध्ययन किया। 2011 में मैं शिक्षक बना और बेसिक कोर्स जिसे कहते हैं बुनियादी पाठ्यक्रम, उसका टीचर बना मैं। 2017 में मैं अग्रिम पाठ्यक्रम, जिसको एडवांस कोर्स कहते हैं, वो सिखाना शुरू किया और 2019 से नए शिक्षक तैयार करने में जुटा हूं। अभी 3 शिक्षक तो तैयार हो गए हैं। अभी नई बैच शुरू होने जा रही है जहां 11 लोगों ने नाम दिया हुआ है। शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि शिक्षक बनना मतलब आपको 30, 40, 50 लोगों के लिए कमिटमेंट देनी है कि मैं मौजूद रहूंगा, जब जिस दिन क्लास लेना है उस दिन क्लास लूंगा। तो ये सारी तकलीफें हैं और इसके बावजूद 11 लोग आगे आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब चलते हैं अपने विषय की ओर। श्वास ही जीवन, ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो पहले वो जानने के पहले हम इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र देख के आपके मन में क्या विचार आते होंगे? ये क्या हो सकता है? कुछ कोई माइक्रोफोन ऑन करके बताए, क्या क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? इस चित्र में क्या दिखाया गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? सही बात है। 3 टुकड़े दिख रहे हैं यहां वहां बिखरे हुए, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो असली चित्र ये है, ये संपूर्ण चित्र है। अब थोड़ी बात ध्यान में आई कि ये क्या चीज है। तो जब हम कुछ भी चीज को बिखरे बिखरे देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्या है। हम हमारे स्वास्थ्य की ओर बिखरे बिखरे रूप से देखते हैं। कोई कहता है कि मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आया, मलेरिया हो गया, घुटनों में दर्द है, या हृदय विकार से ग्रस्त हूं, या और कोई बड़ी बीमारी बोलते हैं, कैंसर है। तो हम बिखरे बिखरे रूप से एक एक बीमारी की तरफ देखते हैं। हम पूरे शरीर की तरफ नहीं देखते हैं, हम पूरे शरीर का ख्याल नहीं करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। जब हम पूरा रूप या पूरा चित्र जान लेते हैं तब हमें असलियत समझ में आती है। तो श्वास ही जीवन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आपके जीवन के प्रति पूर्ण चित्र दिखाने की कोशिश करेगा। अब ये जिंदगी का पूर्ण चित्र देखिए। ये है आकाशगंगा का चित्र, और यहां पे जहां ये एरो दिखा रहा है, ये बाण जहां दिखा रहा है, वहां पे हमारी पृथ्वी है। तो इस आकाशगंगा के भीतर हमारी पृथ्वी का स्थान देखिए कितना छोटा है, और उस पृथ्वी पे हम एक एक मानव जी रहे हैं, तो हमारा स्थान कितना छोटा है। विश्व की भव्यता हम जान नहीं सकते, क्योंकि हमने वो पूरा चित्र ही देखा नहीं है। और इसमें हर एक घटक का अपना अपना रोल रहता है, अपनी अपनी एक कार्य प्रणाली रहती है।
आपका जीवन, मेरा जीवन, सभी इंसानों का जीवन, सभी प्राणी मात्राओं का जीवन, सभी पेड़ पौधों का जीवन कुछ ना कुछ कार्य के लिए बनाया गया है। बिना मतलब से, बिना वजह से कुछ बनाया गया नहीं है। हर चीज के पीछे कोई मकसद है, मतलब है, लेकिन हम वो जानते नहीं है, इसलिए हमें पूरे चित्र की कल्पना नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ चीजें जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है उनको काट के फेंक दो। जैसे कि हम ऑपरेशन करते हैं, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, तो हमने अपेंडिक्स काट के फेंक दिया। ऐसा लगता है कि अपेंडिक्स की कोई जरूरी नहीं है। ऐसे कई सारे ऑपरेशंस हम करते हैं और शरीर के कुछ कुछ भाग काट के हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पूरे चित्र की कल्पना नहीं रहती। उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, उसका हमारे जीवन में क्या कार्य है, ये चित्र हम जानते नहीं है। इसलिए हमारे हाथ से गलतियां होती जाती हैं, गलतियां बढ़ती जाती हैं। योगी शर्मा, मैं आपसे विनंती करूं, आप माइक्रोफोन को बंद रखिए। हेलो। तो अगर हम पूरे आकाश गंगा की ओर देखें तो उसमें हमारा सौर मंडल है, उसमें हमारी पृथ्वी है, उसमें हमारा महाद्वीप है, उसमें हमारा देश है, उसमें हमारा राज्य है, उस राज्य में हमारा शहर है, उस शहर में हमारा घर है, और उस घर में हम खुद हैं। तो इस पूरे विश्व की व्याप्ति में हम एक छोटा सा कोना व्याप्त करके बैठे हैं, लेकिन हमारा भी कोई रोल है, हमारी भी कोई क्रियाएं हैं जो आवश्यक हैं। और यही समझने की कोशिश, यही प्रयास श्वास ही जीवन इस कोर्स के दौरान हमारा रहेगा। जरा सोचिए हम कितने सूक्ष्म हैं। जैसे कि एक वायरस, अभी कोरोना का दौर चल चुका है, एक वायरस ने कितना हाहाकार मचा दिया, ये सभी ने महसूस तो कर ही लिया है। तो हम अगर पूरी आकाशगंगा में एक वायरस के जैसे सूक्ष्म है, तो हम भी हाहाकार मचा सकते हैं, ये भी मान के चलिए। तो जिस निर्माता ने इस पूरे विश्व को निर्माण किया है, उसी विश्व में हमारे जैसे छोटे छोटे वायरस बहुत हाहाकार मचा सकते हैं। अगर ये हम समझ गए तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, क्योंकि वायरस और हमारे में यह फर्क है कि हमारे पास सोचने की क्षमता है और हम अच्छा भी सोच सकते हैं। हालांकि हम अनजाने में बहुत कुछ बुरा सोच लेते हैं और बुरे काम कर कर बैठते हैं, लेकिन अगर हमें ठीक से समझ दी गई तो हम अच्छा सोचने की काबिलियत रखते हैं। अब जब हम पैदा हुए तो हमारा पहला परिचय हुआ श्वास से। नर्स ने हमें एक चपाट लगाई और हमारी श्वसन क्रिया शुरू हो गई। तो पहली क्रिया हमने अगर जो कुछ की है इस पृथ्वी पे, तो वो है सांस लेना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद हमने सांस के बारे में कभी शिक्षा हासिल नहीं की। हमें किसी ने ढंग से सिखाया नहीं कि सांस कैसी लेनी चाहिए। ना तो हमें किसी ने स्कूल में सिखाया, ना किसी ने हमें कॉलेज में सिखाया। हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, हमने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए, लेकिन सांस कैसी लेनी है इसके बारे में हम अभी भी अज्ञान में हैं। दूसरी चीज यह है कि हमें बांट दिया गया है। जैसे हमारी शिक्षा होती गई, वैसे हमें बांट दिया गया। हम पैदा तो इंसान हुए, हर कोने में, पृथ्वी के हर देश में इंसान एक जैसा ही है, लेकिन हमें बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया? कोई कहता है कि तू अमेरिकन है, मैं आशियाई हूं। कोई कहता है तू काला है, मैं गोरा हूं। कोई कहता है
तू अमीर है मैं गरीब हूं। कोई कहता है तू निरक्षर है मैं साक्षर हूं। कोई कहता है तू क्रिस्ती है मैं मुस्लिम हूं या हिंदू हूं या बुद्धिस्ट हूं। कोई कहता है तू बौना है मैं लंबा हूं। कोई कहता है तू कमजोर है मैं मजबूत हूं। कोई कहता है तू सुसंस्कृत है मैं असभ्य हूं। फिर प्रांतीयवाद, तू पंजाबी है मैं मलयाली हूं। पुरुष है स्त्री है, भेदभाव किया जा रहा है। बूढ़ा है बच्चा है, उम्र के तकाजे पे भेदभाव किया जा रहा है। सक्षम है अक्षम है, लंगड़ा है लूला है अंधा है बहरा है, गंदा है साफ है, बीमार है निरोगी है, हिंसक है शांत है, मोटा है सुडौल है, सही है गलत है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जहां पे हम इंसानों में अपने आप को बांट दिया गया है। कोई नहीं हमें बताता कि आखिर हम सब मानव हैं, सबके पास एक शरीर है, सबके पास एक मन है और सबके पास एक प्राण शक्ति है। और यही सच्चाई है। चाहे आप काले हो या गोरे हो, बंगाली हो या गुजराती हो, आपके पास शरीर है, आपके पास मन है और आपके पास प्राण भी है। आपके शरीर की रचना वैसी ही है जैसे कि किसी और इंसान की हो। चाहे वो अफ्रीका का इंसान हो, उसके सर में एक भेजा है, उसको भी दो आंखें हैं, उसको भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसके फेफड़े उसी जगह पे हैं, उसका पेट उसी जगह पे है। तो इंसान की रचना चाहे वो कहीं भी पैदा हो, एक ढांचे में ढली हुई है। मन की रचना देखिए, चाइनीज इंसान का गुस्सा और इंग्लैंड के इंसान का गुस्सा, गुस्सा गुस्सा में कुछ फर्क नहीं है, दोनों को गुस्सा आता है, दोनों को प्यार भी आता है, दोनों को ईर्ष्या भी होती है, दोनों को हवस भी होती है। तो कोई भी इंसान आप देखें तो मन की रचना भी एक टाइप की बनी हुई है। असलियत यही है कि विश्व में जो इंसान बनाया गया है उसको एक शरीर दिया है, उसको एक मन दिया गया है, और ये शरीर और मन को चालना देने के लिए एक ऊर्जा दी गई है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। हर इंसान, वो कहीं का भी हो, वो जीवन में क्या चाहता है? ये चीजें चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं, मेरा स्वास्थ्य बिगड़े ना, मैं प्रसन्न रहूं, खुश रहूं, खुशहाल रहूं, और जो कुछ कार्य करूं उसमें मैं सफल रहूं। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा रहे, मैं दुखी रहूं या मैं असफल रहूं। ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा। तो ये ख्वाहिशें भी पृथ्वी पे हर इंसान में एक समान है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सफल बने रहें। अब आते हैं जीवन की तरफ। हम सब जी रहे हैं, हमारे में हमारा जीवन बीत रहा है, लेकिन अगर किसी से पूछो कि जीवन का मतलब क्या, तो जवाब देने में वो थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि जीवन क्या है ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और आप में से भी अगर मैं ये सवाल पूछ लूं तो भिन्न भिन्न टाइप के जवाब आएंगे। और हम हमेशा सुनते हैं जीना यहां मरना यहां। तो जीना, जब जीने की बात आती है तो मरने की बात तो जरूर आती है। तो मौत के मापदंड पे जीवन अच्छा समझ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं मौत और जीवन, इनका एक चार्ट देख लेते हैं। तो एक तरफ है स्थिति और दूसरे तरफ है उस स्थिति के लक्षण। अगर मैं किसी मृत देह को देख रहा हूं जो जीवित नहीं है, तो उसमें मुझे क्या लक्षण दिखाई देंगे? अगर मैं एक जीवित इंसान को देख रहा हूं लेकिन वो कोमा में है,
तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर मैं एक जीवित इंसान को देख रहा हूं लेकिन वो सोया हुआ है, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। और अगर मैं एक जीवित और जागरूक इंसान को देख रहा हूं, तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, चलो देखते हैं। तो यह है मृत इंसान, निष्क्रिय है। मृत मृत देह से कोई क्रिया हो नहीं सकती। अचल है। निष्क्रिय यानी सोच समझ के क्रिया करना। अचल यानी बिना सोचे समझे जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रात को सोते हैं हम, सोच समझ के करवटें नहीं बदलते। उस पर एक अच्छा गाना भी लिखा हुआ है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। तो हम अचल हैं। और सांस नहीं है। मृत इंसान सांस नहीं लेता। आइए देखते हैं कोमा में बैठे इंसान क्या करते हैं। वो भी निष्क्रिय हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। वो भी अचल है, हलचल नहीं हो रही है, लेकिन वो सांस ले रहे हैं, उनकी सांस चल रही है। इंसान जीवित है, सोया है, निष्क्रिय है। सोया है तो काम कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हिलना डुलना है उसका, करवटें बदल रहा है, तो चलन है और सांस भी चल रही है। अब देखते हैं जीवित इंसान और जागरूक इंसान। वो क्रियाशील है, वो कुछ कार्य कर रहा है, उसके हाथ से कुछ काम हो रहे हैं, वो हिल भी रहा है और उसकी सांस भी चल रही है। तो अगर जीवित इंसान को हम मृत इंसान से कंपेयर करें, तो ये फर्क हमको नजर में आता है कि मृत इंसान सांस नहीं ले पा रहा है और जीवित इंसान कोई भी हाल में हो सांस तो लेता ही लेता है। तो अगर हम कहें कि श्वास ही जीवन है, तो उसमें कोई गलत नहीं है या अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे जीना है, लेकिन कोमा में नहीं जीना है। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए कि मैं पड़ा रहूं, अचेतन अवस्था में पड़ा रहूं, मुझे कुछ पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। मुझे जीना है, लेकिन नींद में नहीं रहना है। सदा मैं सोया रहूं, कुछ काम ना करूं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो सोया रहे, कुछ काम ना करे। कितना भी आलसी इंसान हो, वो ये नहीं चाहता कि मैं सदैव सोते रहूं। मुझे सिर्फ सांस लेके जीना है, बाकी मेरा सब काम कोई और करे। ऐसा भी इंसान मिलना लगभग नामुमकिन है। मुझे जीना है, लेकिन मैं क्रियाशील रहना चाहता हूं। भले मैं कुछ भी करूं, एक ठेला लगाऊं या किसी कंपनी का सीईओ बनूं या किसी कारोबार का मालिक बनूं, जो कुछ भी हूं, मैं कुछ ना कुछ तो करना चाहता हूं, क्रियाशील रहना चाहता हूं। तो हर इंसान की यह ख्वाहिश रहती है कि वो क्रियाशील रहे। क्रिया ही जीवन का सार है। बिना क्रिया के जीवन में कोई मतलब नहीं रहता, और क्रिया ही जीवन की अभिव्यक्ति है। कोई डॉक्टर बन के अपना जीवन अभिव्यक्त कर रहा है, कोई टीचर बन के, कोई मैकेनिक बन के, कोई क्रिकेटर बन के, कोई सिंगर बन के, या कोई बिजनेसमैन बन के। तो जिस ढांचे में आप ढले हो, उस हिसाब से आप जीवन व्यक्त कर रहे हो। क्रिया जीवन है। कोई कोई सरल क्रियाएं हैं, कोई कोई जटिल क्रियाएं। सरल क्रियाएं आपके यहाँ सामने हैं, खाना पीना, टहलना, बात बात कर रहे हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक सरल क्रिया है। सफाई करना, ढंग से कपड़े पहनना, सोना, सुनना, देखना, छूना, छूने का एहसास करना, ये सब सरल क्रियाएं हैं, हर इंसान कर सकता है। इसके लिए उसको खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर कई जटिल क्रियाएं हैं, जैसे कि सोचना, पढ़ना, आविष्कार करना, कुछ पेश करना, खोज करना। जैसे साइंटिस्ट हो, कुछ खोजते हैं, या डिस्कवरी चैनल, आप नई नई चीजें ढूंढ निकालते हैं। प्रबंधित करना, मैनेजमेंट, योजना करना, प्लानिंग करना, व्यवस्थापन करना, नियंत्रण करना। तो ये सब जटिल क्रियाएं हैं। इसमें थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, थोड़ी पढ़ाई की आवश्यकता है, तो ही ये ढंग से हो सकती हैं।
जो सरल क्रियाएं हैं वो कोई भी इंसान कर सकता है, इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। जैसे सांस लेना, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, हर इंसान सांस लेता है, बिना सिखाए भी वो सांस ले सकता है। ढंग से लेता है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन सांस तो ले सकता है। कुछ कार्य करने के कोई साधन है हमारे पास, तो ये क्या साधन है? तो विश्व ने हमें कुछ साधन दिए हुए हैं, जैसे कि अपना तन, पूरा शरीर एक साधन है। उस तन में कई प्रणालियां हैं, वो भी साधन है। फिर कुछ तांत्रिक तंत्र हैं। फिर अंग ले लो, विभिन्न अंग हैं, उदाहरण के लिए जिगर। फिर कोशिकाएं हैं, अलग अलग जाति की कोशिकाएं, अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, उदाहरण के लिए मस्तिष्क की कोशिकाएं। फिर उन कोशिकाओं के भीतर जाओ तो आपको परमाणु मिलेंगे जिनमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। फिर और एक साधन हमें दिया गया है, जैसे कि मन, और मन के दो विभाग हैं, एक सचेत मन और एक अवचेतन मन। इसके बारे में हम अपने कोर्स में अधिक जानकारी ले लेंगे। और जो सबसे मुख्य चीज है वो है ऊर्जा, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। बिना प्राण शक्ति के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि मेरी पहचान जो है वो मेरी प्राण शक्ति की वजह से है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मैंने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम है प्रवीण मानकर। आप मुझे उस नाम से जानते हैं जब तक मुझ में प्राण है। जिस दिन मेरे शरीर से ये प्राण निकल जाएंगे उस दिन से मेरा परिचय समाप्त हो जाएगा। आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। फिर आप लोग कहेंगे इस बॉडी को उठाओ, इस बॉडी को जलाओ या दफनाओ। तो मेरा परिचय सिर्फ एक बॉडी बोल के रहेगा, मेरा नाम मेरे शरीर से हट जाएगा। मेरा महत्व तब तक है जब तक मेरे शरीर में प्राण है। जिस दिन वो प्राण चले गए उस दिन मेरा महत्व खत्म हो गया। और ये हर इंसान के लिए सच्चाई है कि जब तक आप में प्राण है तब तक आपका महत्व है। जिस दिन ये प्राण चला गया आपका महत्व खत्म हो गया। जब हम कार्य करते हैं तो समस्याएं तो आएंगी ही, बिना समस्या के कोई कार्य होता नहीं है। तो समस्याएं क्या हैं? शारीरिक समस्या है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, पेट के रोग हैं, खुजली है, सरदर्द है, संक्रमण है, बहुत ज्यादा नींद आती है या नींद ही नहीं आती, बुढ़ापा है, शुचिहीनता है। और हालांकि आपने अनुभव किया कोविड, वो शारीरिक समस्याएं हैं। जब हमें शारीरिक समस्याएं होती हैं तब या तो हम घर में बैठे बैठे ही इलाज कर लेते हैं, घर में कुछ काढ़ा वाड़ा पी लेते हैं, या रसोई में से कुछ चीजें मिलाकर दादी या नानी की दवाइयां खा लेते हैं। अगर उससे बात नहीं बनती है तो हम मार्केट से कुछ दवाई खुद ब खुद अनुभव के इस तौर पे ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ठीक हो जाएं। उससे भी हम ठीक नहीं होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर कुछ पर्ची लिख के देता है, वो पर्ची लेके हम केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट कुछ दवाई देता है, वो दवाई खा लेते हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि हम ठीक हो जाएं। इसका मतलब ये कि हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि शारीरिक तौर पे हम अपने आप को ठीक कर लें। हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं जब शारीरिक रूप से हम बीमार होते हैं। लेकिन मानसिक समस्याएं देखिए, हमें कहीं ना कहीं डर सताते रहता है, हमें कभी क्रोध होता है, हमें कभी दुख होता है, हमें द्वेष होता है, लालच होता है, हवस है, अहंकार है, कम सम्मान की भावना है, आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन हम इन समस्याओं को रोग या बीमारी के तौर पे नहीं देखते और इसको खत्म करने के लिए हम कोशिश भी ज्यादातर करते नहीं है। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान डॉक्टर के पास गया, बोलता है मुझे बहुत क्रोध आता है, कुछ दवाई दो? मैंने तो नहीं सुना है। या मुझे अहंकार है,
ऐसा कोई सिरप है क्या जिससे अहंकार कम हो जाए, या मेरे में आत्मविश्वास की कमी है, कोई गोली दे दो जिससे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए, या मुझे बहुत डर लगता है, कोई इंजेक्शन है क्या कि मेरा डर निकल जाए। तो ये समस्याएं, मानसिक समस्याएं ऐसी हैं जिसके ऊपर इंसान ज्यादा ध्यान नहीं देता, कोशिश नहीं करता कि इनका हल किया जाए। जितना कि हम शारीरिक समस्याओं पे कोशिश करते हैं, उतनी कोशिश हम मानसिक समस्याओं पे करते हैं। क्या हम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं? और इसका जवाब है कि नहीं, लगभग नहीं। बहुत कम इंसान होंगे जो इस पे कुछ ना कुछ कोशिश करते होंगे। इससे पेशेवर और व्यक्तिगत कार्य में कमी आती है। दोनों टाइप की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां, अगर हम बीमार हैं तो हमारे कार्य में कमी आएगी ही। मैं अगर ऑफिस में काम करता हूं तो ऑफिस में मेरा ध्यान विचलित होगा, क्योंकि मेरे कमर में दर्द है या सर में दर्द है या पेट में दर्द है, तो मैं काम की तरफ कम ध्यान दूंगा। मैं काम की तरफ कम ध्यान दूंगा तो मेरे हाथ से मेरा काम ठीक तरह से नहीं होगा। उसकी वजह से मेरा बॉस मुझसे नाराज होगा और मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरी तरक्की रुक जाएगी, मेरे पगार में वृद्धि नहीं होगी, तो मेरा पेशेवर तौर पे नुकसान ही होगा। घर में अगर मैं बीमार हूं और कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता है तो मैं चिड़चिड़ करूंगा, मैं ढंग से जवाब नहीं दूंगा, इससे घर में अनबन बढ़ेगी और पूरा वातावरण जो है वो बिगड़ जाएगा। तो पेशेवर और व्यक्तिगत कामों में कमी आती है क्योंकि हमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं और कभी कभी इन समस्याओं का हल हम नहीं जानते। तो इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है, क्या हम जानते हैं कि शरीर और मन के कार्य में सुधार कैसे किया जाता है? तो अगर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछूं तो कुछ कहेंगे नहीं जानते, कुछ कहेंगे हाँ हाँ मैं जानता हूं, कुछ कहेंगे पता नहीं, शायद मैं जानता हूं शायद नहीं भी जानूं, कोई समस्या है जिनका हल मैं जानता हूं, कोई समस्या है जिनका हल मैं नहीं जानता। और कुछ कहेंगे पर्याप्त नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूं लेकिन पर्याप्त नहीं, संपूर्ण तरीके से नहीं जानता। और ये हर जवाब सही है, अपने अपने जगह पे ये जवाब सही है। जो कहता है मैं नहीं जानता हूं वो भी सही है, जो कहता है वो मैं जानता हूं वो भी सही है। हालांकि नतीजे कुछ भी हो, उसके मन में ये बात बैठ गई है कि मैं जानता हूं, नतीजा बाद में देखा जाएगा। तो अपने अपनी जगह पे हर जवाब सही है। तो इसके आगे का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपनी अग्न्याशय, जिगर, तिल्ली, दिमाग, हृदय, जोड़, मन की सफाई करते हैं? बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये तिल्ली क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। दिमाग तो पता है, हृदय तो पता है, जोड़ पता है, मन पता है। मन पता है ऐसा मुझे लगता है, शायद पता भी नहीं हो। लेकिन इसकी सफाई आप कैसे करते हैं? आप तो दांत साफ करते हैं सुबह उठते हैं, आप नहाते हो, शरीर साफ करते हो बाहर से, लेकिन शरीर के अंदर जो प्रणालियां हैं उनको आप कैसे साफ करते हो? क्या कोई तरीका है जो आप जानते हो? आपका हृदय 24 घंटे स्पंदन करते रहता है, जब से आप पैदा हुए हो तब से वो कार्यरत है। उसने कभी कैजुअल लीव नहीं ली, प्रिविलेज लीव नहीं ली, उसने कभी रेस्ट नहीं ली। तो इस हृदय की साफ सफाई आप कैसे कर पाओगे? आपको जब कोई हृदय की परेशानी होती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया। क्या सचमुच आपका हृदय ठीक हो गया? तो ये काफी सारे सवाल पैदा होते हैं जिसके जवाब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब आते हैं सांस पे। क्या हम सही ढंग से सांस लेते हैं? क्या हमें सही तरीके से सांस लेना सिखाया गया है? हम कितना सांस लेते हैं और कितनी सांस लेते हैं? हमें कितनी सांस लेनी चाहिए?
तो इनके जवाब भी वैसे ही आएंगे, हाँ, पता नहीं, पर्याप्त नहीं। और फिर से कहता हूं कि ये सब जवाब आपके हिसाब से सही हैं क्या, लेकिन वो आपके जवाब सच हैं, ये प्रश्न मायने रखता है। हमें अच्छी सांस क्यों लेनी चाहिए, तो पहले ये सवाल का जवाब देखते हैं कि हमें अच्छी सांस क्यों लेनी चाहिए। एक कुंजी का उदाहरण ले लें। अगर कोई चाबी इस्तेमाल नहीं की जाती तो वह जंग लगने लगती है। उपयोग की कुंजी हमेशा चमकदार होती है। आपके जेब में एक चाबी है, आपके घर में उसकी डुप्लीकेट है, किसी कील पे लटकाई हुई है। वो दोनों चाबियों में आप फर्क देखिए। आपके जेब में जो चाबी है वो हमेशा चमकती रहती है, जो कील पे लटकी हुई है वो बिगड़ गई है, अपने अवतार में बिगड़ गई है। क्या कारण है? आपके जेब में जो चाबी है वो रोजाना इस्तेमाल होती है, इसलिए वो चमकदार है। और जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको जंग चढ़ गया है। वही बात अपने फेफड़ों की है। हम अपने फेफड़ों का कितना उपयोग करते हैं? फिर से जवाब वही आएगा, पता नहीं। किसी को वहम होगा कि मैं मेरे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करता हूं, मैं रोज वर्जिश वर्जिश करता हूं तो मेरे फेफड़े तो ताकतवर हैं, मैं इतना इतना भागता हूं, मैं इतनी इतनी कसरत करता हूं तो मेरे फेफड़े तो एकदम जबरदस्त हैं। अभी देखते हैं वो सही है या झूठ है। चिकित्सा तथ्य यह है कि हम अपने फेफड़ों की क्षमता का लगभग 10% ही उपयोग करते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि हर इंसान लगभग सिर्फ 10% फेफड़ों का उपयोग करता है। इसका मतलब क्या? 90% फेफड़ों का हम उपयोग नहीं करते। जो कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं, वो शायद 11-12% फेफड़ों का उपयोग करते होंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि फेफड़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट है। और अगर अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जाएं तो आपको थोड़े फर्क से यही आंकड़ा मिलेगा। कोई कहेगा 15 से 18, कोई कहेगा 8 से 16, लेकिन लगभग यही आंकड़ों के इर्द गिर्द आपको आंकड़े मिलेंगे अलग अलग वेबसाइट से। यह आंकड़ा मुझे इस वेबसाइट से मिला है, healthline.com। अब इस नक्शे को देखिए। नवजात और शिशु 6 महीने का होने तक प्रति मिनट वो 30 से 60 सांस लेता है। 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष आयु तक वो 24 से 30 सांस लेता है। 1 से 5 वर्ष की आयु में 12 से 20 तक सांस लेता है। आप देखेंगे 6 से 12 में उसकी सांस थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो खेल कूद में मग्न रहता है, व्यस्त रहता है। आजकल के बच्चों के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, मैं हमारे जमाने के बच्चों के बारे में कह सकता हूं कि वो खेल कूद में ज्यादा मग्न थे, इसलिए उनकी सांसें बढ़ गई थी। आजकल के बच्चे सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं, तो शायद उनके बारे में ये 24 से 30 सांस गलत साबित होगा। फिर जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं या उम्र में बढ़ते जाते हैं और 18 की आयु के ऊपर के लोगों की अगर आप सांस देखें, गिन लें, तो वो 8 से 16 श्वास प्रति मिनट लेते हैं। और ये तख्ता मैंने इस वेबसाइट से लिया है, verywellhealth.com। तो इसलिए आप वो देख रहे हैं, उस थोड़े से फर्क, आंकड़ों में थोड़ा फर्क है। अब मेरे घर में एक बरनी है, एक बोतल है जिसमें चॉकलेट रखे गए हैं। हमारे घर में 5 व्यक्ति हैं। रोज रात के खाने के बाद एक एक चॉकलेट खाना हमारे घर का नियम है, और पांचों इंसान एक चॉकलेट खा ही लेते हैं। लेकिन मुझे एक अच्छी आदत है, आजकल तो सुविधा बहुत है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। रोज मैं 5 नए चॉकलेट खरीद लेता हूं। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो निचला हिस्सा है
इसका क्या होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। और क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नए चॉकलेट ऊपर आ रहे हैं, वही नए चॉकलेट खाए जा रहे हैं, फिर से नए चॉकलेट आ रहे हैं, तो सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, नीचे का हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये चॉकलेट खराब होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बरनी खराब हो गई और अंदर का सब माल मुझे फेंकना पड़ेगा। जो मेरे चॉकलेट्स के साथ हुआ वही आपके फेफड़ों के साथ हो रहा है। 90% आपके फेफड़े इस्तेमाल में नहीं है, सिर्फ 10% इस्तेमाल में है। वही 10% कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, सुदृढ़ हैं, सशक्त हैं, स्वस्थ हैं। 90% फेफड़े अस्वस्थ हैं, कार्य कर नहीं रहे हैं, बिगड़ गए हैं, और इसकी हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हमने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो चॉकलेट का हाल वही अपने फेफड़ों का हाल। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें सांस लेना और भी मुश्किल होता जाता है। आप सबका यही अनुभव है। बचपन में आप कितना खेलकूद करते थे, भागदौड़ करते थे, उतनी खेलकूद और भागदौड़ आप आज नहीं कर पाते। आज अगर आप किसी बिल्डिंग में गए और वहां लिफ्ट बंद है तो आप बोलेंगे, हे भगवान, लिफ्ट बंद है क्या, तो आज मैं नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगा। इतना सीढ़ियां चढ़ के कौन आएगा, मेरे से तो नहीं होगा। हम तेज नहीं दौड़ सकते, हम आसानी से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, हम थोड़ी सी मेहनत के साथ सांस लेने के लिए हांफते हैं। पुनर्प्राप्ति समय थका देने वाले समय से अधिक लंबा होता है। बचपन की याद कीजिए, हम 1-2 घंटा भाग दौड़ करते थे, 5 मिनट रुकते थे, सांस फूल गई इसलिए रुकते थे, 5 मिनट के बाद हमारी सांस एकदम नॉर्मल हो जाती थी और फिर हम 1-2 घंटा भागने के लिए रेडी हो जाते थे। आज हम 5 मिनट भागते हैं और 1-2 घंटा रुकते हैं सांस ठीक से होने के लिए। विश्राम का समय हमारा बढ़ गया है, कार्य करने का समय घट गया है। निष्कर्ष क्या होता है, हमारे फेफड़े खराब हो गए हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। पहले हम जितना भागदौड़ कर सकते थे उतनी भागदौड़ हम आज नहीं कर पाते थे। पहले जितने कम समय में हम फिर से ठीक हो जाते थे, वह समय अब बढ़ गया है। अब मुझे 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट आराम की आवश्यकता है, जिसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं फिर से भागदौड़ करूं या ना करूं। अब श्वास प्रक्रिया देखिए। एक तरफ फेफड़े हैं जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हृदय है जिसमें शुद्ध रक्त है जो नीले रंग से दर्शाया गया है, और शुद्ध रक्त है जो लाल रंग से दर्शाया गया है, और अशुद्ध रक्त है जो नीले रंग से दर्शाया गया है। सांस लेना और सांस छोड़ना के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब वहां ऊपर आप फेफड़ों के ऊपर एक ओ देखेंगे, ओ का मतलब ऑक्सीजन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हवा के साथ साथ ये ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर आ जाता है, तो अपने फेफड़े फूलते हैं, हवा अंदर आ गई। उसी दौरान अपने हृदय से अशुद्ध रक्त अपने फेफड़ों की तरफ भेजा जाता है। वो ऑक्सीजन उस रक्त का शुद्धिकरण करता है और वो खून शुद्ध होकर लाल रंग के रूप में हृदय की तरफ दौड़ता है। तो अशुद्ध खून हृदय से फेफड़ों में आता है नीले रंग का, और शुद्ध खून फिर से हृदय की तरफ जाता है। वहां से हृदय से वो पूरे शरीर भर उसका प्रसार होता है। जब ये ऑक्सीजन अशुद्ध खून से टकराता है तब उसका शुद्धिकरण कैसे होता है, उसमें जो भी गंदगी है वो ऑक्सीजन उसको जला देता है, और जलने की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है। आप देख रहे होंगे वो सी बाहर जा रहा है, ओ अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, खून में जो भी खराबी थी, जो भी अशुद्धियां थी, अशुद्ध तत्व थे, उनको जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका गया। किसने जलाया, ऑक्सीजन ने जलाया। ऑक्सीजन कहां से आया, वायु से आया। वायु कहां से आया, बाहर से आया, शरीर के बाहर से आया। अब एक सामान्य इंसान का श्वसन कैसे होता है, सांस कितनी लेता है, इसका थोड़ा सा एक जायजा लेते हैं।
फेफड़ों की क्षमता साधारणतः 5.5 से 6 लीटर की होती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और हम प्रति सांस कितना ml हवा अंदर लेते हैं? 500 ml। इसका मतलब 10% से भी कम हर सांस में हम अंदर हवा लेते हैं। इसका मतलब 90% से भी ज्यादा फेफड़े हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये सिंपल सा चार्ट है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हर इंसान कितना कम श्वसन करता है और कितनी क्षमता है। हम 3000 साढ़े या 3.1 लीटर या 3100 मिलीलीटर सांस बढ़ा सकते हैं, या 1200 मिलीलीटर उच्छ्वास बढ़ा सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। मान लो मैंने 50 मिलीलीटर सांस ज्यादा ली और 50 मिलीलीटर ज्यादा सांस छोड़ी, तो टोटल मैंने 100 मिलीलीटर बढ़ाया। मेरी सांस मैंने 100 मिलीलीटर बढ़ाई और 500 के ऊपर 100 मिलीलीटर बढ़ाना, इसका मतलब मैंने अपने फेफड़ों की क्षमता 20% बढ़ा दी है। तो एक छोटा सा काम करने से मैं 20% अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकता हूं। 20% बहुत होता है। आजकल बैंकों का रेट 3.5%, 4%, 5% इतना ही चल रहा है। आपको अगर कोई 20% दे रहा है तो बहुत बड़ी मान्यता है। तो आप सोचिए कि अगर छोटी सी मेहनत करने से अगर 50-50 ml भी आप ज्यादा बढ़ा लें तो आप फेफड़ों की क्षमता कितनी बढ़ा रहे हैं? 20% बढ़ा रहे हैं। क्या मैं सुधार कर सकता हूं? बिल्कुल, हर इंसान सुधार कर सकता है, किसी में कमी नहीं है। तंत्र सिखाया गया नहीं है, टेक्निक सिखाई गई नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं कि कैसे बढ़ाना है। लेकिन अगर आपने कोशिश की और डिसिप्लिन रखी तो ये आपको बिल्कुल मुमकिन है। वही चित्र है, थोड़ा सा बदलाव है। अभी आपने वर्जिश की है, आपने श्वसन प्रकार सीख लिए हैं, सांस कैसे बढ़ानी है ये सीख लिया है। अब आपकी क्षमता देखिए। अब आप ज्यादा हवा अंदर खींच सकते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच सकते हैं, ज्यादा गंदगी नष्ट कर सकते हैं, खून का ज्यादा प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर भेज सकते हैं। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखते हैं, श्वसन क्रिया सीखते हैं, तो फेफड़ों में ये बदलाव आता है, खून में ये बदलाव आता है। और क्योंकि खून आपका ज्यादा शुद्ध हो गया है तो पूरा शरीर ज्यादा शुद्ध होता है। तो ये है श्वसन क्रिया बढ़ाने के फायदे। आगे देखते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। सांस लेने का रहस्य। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आते हैं? ऑक्सीजन हवा से आती है और वह रासायनिक आग है। आग जलती है और जलाती है और जलने का उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है। रक्त में ऑक्सीजन क्या जलाती है? विभिन्न अंगों से एकत्रित अशुद्धियां जो हृदय जमा करता है, वह अशुद्धियां हृदय फेफड़ों की तरफ भेज देता है और फेफड़े में ये आग लगती है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है। तो आपके शरीर की अशुद्धियां जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर के बाहर फेंक दी जाती है। अंगों को आगे पंप करने के लिए जो हृदय में वापस जाता है वह शुद्ध रक्त है। और जैसे ही ज्यादा शुद्ध रक्त शरीर में दौड़ता है तो दो चीजें होती हैं। एक, उस खून की क्षमता बढ़ गई है कि ज्यादा अशुद्धियां शरीर से खींच निकाले, क्योंकि वो रक्त ज्यादा शुद्ध हो गया है। अब उसमें उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है ज्यादा अशुद्धियां खींचने की। तो आपके शरीर के विभिन्न अंगों में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो खींचने की क्षमता खून की बढ़ गई। तो आपके शरीर के विभिन्न अंग भी ज्यादा शुद्ध होने लग गए, क्योंकि आपने रक्त का शुद्धिकरण किया। रक्त का शुद्धिकरण आपने कैसे किया? सांस बढ़ाने से किया। सांस कैसे बढ़ाई? आपने वर्जिश की, जो आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। सांस बढ़ने से क्या हुआ? ऑक्सीजन बढ़ गया। ऑक्सीजन बढ़ने से क्या होगा? रक्त का शुद्धिकरण बढ़ जाएगा।
तो एक चीज तो ये हो गई कि आपके विभिन्न अंगों से अशुद्धियां और या अशुद्ध तत्व ये खून ज्यादा खींच सका। दूसरा फायदा ये हुआ, क्योंकि आपका रक्त ज्यादा शुद्ध हो गया है, तो आपने जो अन्न का पचन किया है उसमें से जो शक्ति निर्माण होती है, वो शक्ति खींचने में भी आपके खून की क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि आपके विभिन्न अंगों को शक्ति की भी जरूरत है। वो शक्ति कहां से आती है? जो खाना आपने खाया है उसका जब पचन होता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है, उससे जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति कौन पहुंचाता है? वो खून ही पहुंचाता है। अगर खून में अशुद्धियां भरी पड़ी हैं तो वो खून की क्षमता कम होती है कि वो शक्ति तत्व को पचन किए हुए खून खाने से खींच सके। और क्योंकि खून में शक्ति लेने की क्षमता कम हो गई, इसके लिए विभिन्न अंगों में शक्ति देने की क्षमता कम हो गई और आपके अंग लंगड़े लूले होते गए, कमजोर होते गए। तो दो फायदे हैं, एक तो आप ज्यादा शक्ति विभिन्न अंगों को दे सकते हैं और ज्यादा अशुद्धियां, अशुद्ध तत्व आप विभिन्न अंगों से खींच सकते हैं। यह है खून के शुद्धिकरण के फायदे। अब इसको चित्र के रूप में देखते हैं। तो एक तरफ अपना शरीर है, शरीर में विभिन्न अंग हैं। उस शरीर के अंगों से खींचे हुए अशुद्ध तत्वों को खून एक तरफ जमा करता है। कहां जमा करता है? हृदय में जमा करता है। तो वो अशुद्ध खून हृदय में जमा हो गया। हृदय से उस खून को, उस अशुद्ध खून को फेफड़ों में भेज दिया गया। फेफड़ों में क्या हो रहा है? बाहर से वायु अंदर आ रही है, उस वायु के साथ साथ ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। फेफड़ों में जलन हो रही है, अशुद्ध तत्वों को जलाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही नाक द्वारा बाहर फेंका जाता है। तो ये हो गया अशुद्धियों को बाहर फेंकने का कार्य। इसका नतीजा क्या होता है? खून ज्यादा शुद्ध होता है और ये शुद्ध खून हृदय की तरफ फिर से भेजा जाता है फेफड़ों से, और हृदय से पूरे शरीर भर भेजा जाता है। अभी शरीर में ज्यादा शुद्ध खून दौड़ रहा है, ज्यादा ताकत पचन किए हुए अन्न से खींचकर शरीर भर प्रसारित की जा रही है, और ज्यादा अशुद्ध तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों से खून द्वारा खींचा जा रहा है और फिर से हृदय और फेफड़ों की तरफ भेजा जा रहा है। तो यह हो गई प्रक्रिया। अब इसको आप कोई भी अंग ले लो, क्योंकि खून तो हर जगह जाता है, सर से लेके पांव तक हर जगह खून का प्रसार होता है। तो ये खून बहुत बड़ा कार्य अपने लिए कर रहा है। एक तो ताकत बांटना और अशुद्धियों को जमा करना। खून को हम म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी कहते हैं, कचरा वाहक वाहन क्यों कहते हैं? अब मेरे बिल्डिंग में कचरे के 2 डिब्बे निकलते हैं, लेकिन मेरे रास्ते पे बहुत सारी नई बिल्डिंगें आ रही हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग रहने को आ रहे हैं। तो म्युनिसिपैलिटी ने एक दिन हमें पत्र लिख दिया कि आपके यहाँ इतनी लोक संख्या बढ़ गई है, म्युनिसिपैलिटी के पास उतने वाहन नहीं है कि सारे कचरे के डिब्बे आपके घर से उठाएं। तो कल से हम आपके घर से सिर्फ 1 डब्बा उठाएंगे। तो कल से क्या होने वाला है? 2 डब्बे के बजाय 1 डब्बा म्युनिसिपैलिटी उठाएगी। तो क्या होगा? 7 दिन में मेरे घर में, मेरे कंपाउंड में 7 कचरे के डब्बे बढ़ जाएंगे, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने उनको उठाने से इनकार कर दिया है। तो मेरे घर का शुद्धिकरण कम हो गया, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वो कचरा उठा नहीं रही है। 7 दिन के बाद मेरे इर्द गिर्द बदबू फैलेगी, कीटाणु फैलेंगे, चूहे, मच्छर, मक्खियां, ये सब इसका प्रसार होगा और फिर हमारा रहने का माहौल बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ा? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने कचरा उठाने से इनकार कर दिया। जब मेरा रक्त कचरा उठाने से इनकार करता है, तब मेरे शरीर में भी ऐसी ही अशुद्धियां बढ़ते जाती हैं
और फिर मैं बीमार पड़ने लगता हूं। तो जो म्युनिसिपैलिटी की वजह से मेरी घर की सोसाइटी में हुआ, वही मेरे शरीर में मेरे खून की बगावत की वजह से मेरे शरीर में होता है। बगावत मेरा खून क्यों करता है? क्योंकि मैंने खून का शुद्धिकरण करने से इनकार कर दिया। कैसे इनकार किया? मैंने ऑक्सीजन कम पहुंचाया। कैसे कम पहुंचाया? किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं कैसे ऑक्सीजन बढ़ाना चाहिए, कैसे रक्त का शुद्धिकरण करना चाहिए। यह है अपने श्वास नलिका और खून नलिका का आपस में मेल जोल। जो लाल रंग की नलिका है वो खून की नलिका है, नस है, और जो नीले रंग की है वो हवा की ट्यूब है। उसके अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है, और रक्त की नलिका में, खून की नलिका में आपको अशुद्ध तत्व दिख रहे हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये ऑक्सीजन अशुद्धियों को मार गिराती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बोल के बाहर निकल जाती है। लेकिन आपने यहां देखा होगा कि ऑक्सीजन बहुत कम था और अशुद्धियां बहुत ज्यादा थी। तो जितना भी ऑक्सीजन था उतनी अशुद्धियां तो मर गई, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन कम था, बहुत सारी अशुद्धियां बच गई। अब ये अशुद्धियां कहां जाएंगी? तो जैसे मेरा रक्त का प्रवाह बहते रहता है, तो वो रक्त नलिका में बैठ जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब मेरी रक्त नलिका एकदम कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर उसमें रक्त बहता है तो उस पर दबाव बढ़ जाता है, उसका, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये जो दबाव है वो हृदय पे दिखाता है। तो मेरा ब्लड प्रेशर मेरे हृदय को तकलीफ पहुंचाता है, रक्तवाहिकाओं में ब्लॉक हो जाता है, अंगों में अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, अंग विफलता और रोग से ग्रस्त हो जाता है। 20, 30, 40 वर्ष तक तो मुझे इसका पता भी नहीं चलता। कब पता चलता है? जब मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, पसीना छूटता है, दर्द होता है, हाँफने लगता हूँ, फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर मेरी नाड़ी की परीक्षा करता है, बोलता है अरे यार तेरी नाड़ी तो बहुत तेज दौड़ रही है। फिर वो मेरा ब्लड प्रेशर लेता है, बोलता है यार तेरा ब्लड प्रेशर 160 100 पे है, तो ये ले 25 मिलीग्राम वाली गोली खा। वो गोली मैं खाता हूँ। गोली तो नलिकाओं की साफ सफाई नहीं करती, वाहिकाओं की साफ सफाई नहीं करती। गोली से मुझे आराम महसूस होता है, लेकिन ये जो कचरा जमा हुआ है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। 2 साल के बाद वही परिणाम दिखते हैं और मैं फिर से डॉक्टर के पास जाता हूँ। वो 25 मिलीग्राम को 50 मिलीग्राम कर देता है। फिर 2 साल गुजर जाते हैं, फिर से तकलीफ बढ़ती है, फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, फिर वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की बात करता है। 2 साल वैसे निकल जाते हैं, फिर से मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, फिर वो बाईपास की बात करता है। फिर 2, 3, 4, 5 साल निकल जाते हैं। इसके दौरान काफी सारा पैसा भी बह गया है। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, बोलता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये दवाइयां और ये जो भी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी जो हमने किया, उससे वाहिकाओं में जमा हुआ कचरा तो साफ नहीं हुआ। मुझे सिर्फ 6-8 साल जिंदगी बिताने के लिए सहूलियत हो गई, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। तो ये ठीक करने का एक साधन है कि मैं कचरा जलाऊं, और वो कचरा जलाने का एक सरल तरीका है, मैं सांस बढ़ाऊं। आप सोचेंगे क्या इतना आसान है? बिल्कुल इतना आसान है। फिर लोग क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं। अगर इसका जवाब मेरे पास होता तो मेडिकल साइंस इतना बढ़ता नहीं था, इतने हॉस्पिटल बढ़ते नहीं थे, इतने केमिस्ट बढ़ते नहीं थे, इतनी दवाइयां बढ़ती नहीं थी। अगर इंसान को सीधे सरल तरीके अपनाने होते तो ये जो आज आपको चित्र दिख रहा है समाज में, वो नहीं दिखता। कितने हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, कितने केमिस्ट बढ़ रहे हैं, कितनी दवाई बनाने वाली कंपनियां बढ़ रही हैं, कितनी दवाइयां बढ़ रही हैं, कितने दाम बढ़ रहे हैं, ये सब हमें दिख रहा है। लेकिन हम बीमारी ना आए इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, हम उम्र भर मेहनत करते हैं, जमा पूंजी करते हैं, और फिर या हम तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट को अमीर कर देते हैं, या ऑन्कोलॉजिस्ट को अमीर कर देते हैं, या डायबिटोलॉजिस्ट को अमीर कर देते हैं, या किसी अस्पताल को अमीर कर देते हैं। हमारा पैसा हम दूसरों को अमीर बनाने में लुटा देते हैं।
अब चलते हैं दिमाग की तरफ। एक दिमाग और स्वास्थ्य का उदाहरण। मैं एक सिनेमा देख के घर लौट रहा था, रात का वक्त था, रास्ता सुनसान था, 3 गुंडे मेरी तरफ आ रहे थे। अब मैं तो एक सीधा साधा फार्मासिस्ट हूं, तो जाहिर है मैं डर गया 3 गुंडों को देख के। तो जब भी मेरे शरीर में डर पैदा होता है, तब शरीर के पास एक रसायन होता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। वो एड्रेनालिन खून में छोड़ देता है। एड्रेनालिन के बदौलत मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ते जाता है, जिसके बदौलत मेरे खून का प्रसारण बढ़ते जाता है। मेरे मसल्स में, मांसपेशियों में ज्यादा खून दौड़ता है, जिससे मुझे ताकत आती है। अगर मैंने सोच लिया कि इन गुंडों से मैं लड़ाई करूं, तो मेरे हाथों में ज्यादा ताकत आ गई। अगर मैंने तय कर लिया इन गुंडों से मैं भाग जाऊं, तो मेरे पैरों में ज्यादा ताकत आ गई। और ये कैसे आती है? ज्यादा खून आने से। ज्यादा खून क्यों आता है? एड्रेनालिन की वजह से। एड्रेनालिन क्यों छूटा? क्योंकि मैं डर गया। और फिर मैं क्या करता हूं? मैं भाग लेता हूं, अपने आप को बचा लेता हूं। अब आप आपकी खुद की जिंदगी की तरफ देखिए। सुबह उठते ही और रात को सोने तक आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ तो जरूर है। कोई टेंशन है, कोई डर है, कोई दुख है, कोई गुस्सा है। तो आप टेंशन में पूरी जिंदगी निकाल रहे हो। इसका मतलब आपके खून में हमेशा एड्रेनालिन छोड़ दिया जा रहा है। इसका मतलब आपका हृदय हमेशा ज्यादा स्पंदन कर रहा है। और क्योंकि ये लगातार ज्यादा काम कर रहा है, तो जाहिर है कि एक दिन उसमें ब्रेकडाउन आने वाला है, एक दिन उसमें बीमारी आने वाली है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास और बाय बाय। आप फिर एक सर्टिफाइड रोगी हो गए कि आपको जिंदगी में गोलियां खाने के बजाय कोई पर्याय नहीं है। फिर से आपका पैसा बह जाएगा। और इसका कारण यह है कि आप जिंदगी परेशानी में गुजार रहे हो, और आपको दवाइयों से सिर्फ लक्षण मुक्त आराम मिलता है, क्योंकि आपने आपको जो टेंशन है उसके लिए कुछ किया नहीं। टेंशन कैसे कम करने का ये तरीका दवाई तो सिखाती नहीं है। और जब तक आपके पास टेंशन है, तब तक एड्रेनालिन बहते रहेगा, तब तक आपके हृदय का स्पंदन बढ़ते रहेगा, तब तक आपको दवाइयां खानी होगी। अब मैं तो सिर्फ हृदय की बात कर रहा हूं। ये जो चीज हृदय में हो रही है, वही आपके दिमाग में हो रही है, वही आपके फेफड़ों में हो रही है, वही आपके स्प्लीहा में हो रही है। हर अवयव में ये गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए आजकल आप ज्यादा किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसे बीमारियां बढ़ती रही हैं। इसका कारण 2 ही है। एक तो श्वसन कम है, ऑक्सीजन कम है, और दूसरा कारण मानसिक दबाव बहुत है, मेंटल टेंशन। शरीर और मन को कैसे ठीक करें? श्वास का अभ्यास करें, जो हम सिखाते हैं। ध्यान का अभ्यास करें, मेडिटेशन, जो हम सिखाते हैं। और जीने के कुछ नियम हैं जिसका हम उल्लंघन करते हैं, जिसका हम पालन नहीं करते। तो अगर जीने के नियम हम सीख लिए, तो कैसे जीना है और कैसे जीवन को सरल करना है, ये तरीके हम जान जाएंगे, और ये भी हम सिखाते हैं। फिर एक और चीज है जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति। जीवन या जीवन शक्ति एक सूक्ष्म ऊर्जा है। जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा और ऑक्सीजन नहीं लेते, उसके साथ एक सूक्ष्म जीवन शक्ति भी लेते हैं, जिसका नाम है प्राण शक्ति। यह सर्वव्यापी है। पृथ्वी पे आप कहीं पे भी जाओ, आपको प्राण शक्ति मिलेगी। इसे एक साधारण प्रयोग के माध्यम से अनुभव करें, और यह प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक कंपन महसूस करेंगे। कहां कंपन महसूस करेंगे? आपके उंगलियों में। आपकी 5 उंगलियां एक दूसरे हाथ के 5 उंगलियों के सामने लाइए, उनको स्पर्श नहीं करिए, और इनको हल्के से आगे पीछे करिए। और जो उंगलियों के बीच में गैप है, उस गैप पे आप लक्ष्य केंद्रित करिए। उससे क्या होगा? आपको कुछ महसूस होगा, जैसे कोई खिंचाव है या तनाव है, आपको वो महसूस होगा। ये जब आप महसूस करेंगे, तो आपको ये भी महसूस होगा कि कुछ ना कुछ ऊर्जा है, कुछ ना कुछ शक्ति है, जो हमारे उंगलियों के
बीच वाली गैप के अंदर दौड़ रही है, ये शक्ति कौन सी शक्ति है? हमने उंगलियों को तो स्पर्श नहीं किया था, फिर भी ये शक्ति हम महसूस कर सकते हैं। तो ये शक्ति कौन सी है? तो ये प्राण शक्ति है। सांस में ये प्राण शक्ति कहां से आती है? तो आप देखेंगे कि हमें दो नथुने दिए जाते हैं। ये क्यों दो दिए गए हैं? क्योंकि हम सांस लेना और छोड़ना एक साथ तो करते नहीं है। मैं पहले सांस लेता हूं और फिर छोड़ता हूं। तो सांस लेने के लिए एक नथुने की आवश्यकता थी, सांस छोड़ने के लिए उसी नथुने की आवश्यकता है। फिर भी भगवान ने मुझे दो दो नथुने दिए हैं। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जब भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तब उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे, उसमें एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की बदौलत प्रवाह बढ़ता है, और जब प्रवाह बढ़ता है तब ऊर्जा दौड़ती है, और ऊर्जा दौड़ने के कारण क्रिया होती है। अगर ऊर्जा स्थगित है तो क्रिया नहीं होती। कोई भी क्रिया देख लीजिए, जब तक ऊर्जा दौड़ती है तब तक क्रिया होती है। तो हमको अगर क्रियाशील रहना है तो हमारी ऊर्जा दौड़नी चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है। इसलिए दो नथुने दिए गए हैं। इसके बारे में हम अपने कोर्स में थोड़ी अधिक जानकारी हासिल करेंगे। अब आते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। श्वास ही जीवन का पाठ्यक्रम आपको क्या सिखाता है? श्वास ही जीवन में क्या सिखाया जाता है? तो हम आपको प्राणायाम सिखाएंगे, जो सांस लेने की बुनियादी तकनीक है। फिर आपको हम 8 आध्यात्मिक श्वास के व्यायाम सिखाएंगे। अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ा सकते हैं और प्राण शक्ति की क्षमता बढ़ा सकते हैं। फिर हम आपको ध्यान के तकनीक सिखाएंगे जिससे कि आप मन पे काबू पा सकेंगे, मन शांत कर पाएंगे, ताकि वो एड्रेनालिन नाम की जो चीज है उसको आप कंट्रोल में ला सकें। फिर आपको हम जीने के नियम सिखाएंगे जिससे कि आपका जीना सरल हो जाएगा, तकलीफें कम हो जाएंगी। ये श्वास ही जीवन 20 सत्रों में सिखाया जाता है। हर सत्र 1.5 घंटे का होता है, और अपने क्लास के लिए ये 1.5 घंटा हर सोमवार और हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 12:30 तक चलता रहेगा। ऐसे 10 हफ्तों में अपना ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। प्रतिदिन एक सत्र होगा, तो सोमवार को एक सत्र, शुक्रवार को एक सत्र। ये कहाँ का ज्ञान है? यह सब कहां से शुरू हुआ? लगभग 1200 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में। मतलब ये भारत का ही ज्ञान है। इतने सालों में यह कहां गायब हो गया था? जो शख्स थे जिन्होंने ये ज्ञान प्रस्तापित किया, उनको सपना आया कि मुगल लोग नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर देंगे। तो मैंने जो कुछ सीखा है, समझा है, लिखा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस डर से वह शख्स तिब्बत चला गया, और तिब्बत में उन्होंने वहां के लोगों को यह ज्ञान सिखाया। इसके बाद यह ज्ञान यूएसए गया और यूएसए से वापस आया। यूएसए कैसे गया? एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था एडविन जॉन डिंगल। वो बंदा तिब्बत पहुंच गया, ये लोगों के साथ उनके आश्रम में रहा। अपना नाम उसने तिब्बती नाम रख दिया। एडविन जॉन डिंगल का बन गया गुरु डिंगले मी। इस नाम से ये आदमी यूएसए में चला गया। कैलिफोर्निया में उसने एक संस्था प्रस्तापित की जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल फिजिक्स, और वहां से ये ज्ञान पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस, चेंबूर में एक शख्स थे के एस रामनाथन, उनको इसका पता चला कि यूएसए में कोई मेंटल फिजिक्स नाम की संस्था है। तो वहां से उन्होंने पोस्ट से ये पूरा कार्यक्रम मंगाया, खुद सीख लिया और अपने घर में उन्होंने सिखाना शुरू किया। 2 शख्स थे बम्बई में, बड़ी हस्तियां थी। एक थे जस्टिस दुधाट, जज थे, और दूसरे थे आदित्य बिरला ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट थे, जयंत दिवेकर। दोनों ने ये के एस रामनाथन से ये विद्या हासिल की। के एस रामनाथन को बाद में गुरु ज्योतिर्मयानंद के नाम से जाना गया। ये विद्या हासिल करने के बाद जस्टिस दुधाट ने ब्रह्म विद्या मिशन नाम से अपनी संस्था खोल दी, और जयंत दिवेकर ने ब्रह्म विद्या साधक संघ नाम से अपनी संस्था खोल दी। और फिर मुंबई और महाराष्ट्र में इस विद्या का प्रचार और प्रसार हुआ।
मैंने वो ब्रह्म विद्या साधक संघ से ये विद्या हासिल की और 2017 में मैं इससे अलग होके अपनी खुद की संस्था स्टार्ट की जिसका नाम है प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट। और इसके तहत लाइफ एंड ब्रेथ के नाम पे अंग्रेजी में भी ये पाठ्यक्रम सिखाना शुरू कर दिया। फिर हाल ही में मराठी में श्वास हेतु जीवन इस नाम से यही पाठ्यक्रम सिखाया और अब हिंदी में श्वास ही जीवन इस नाम से यही पाठ्यक्रम सिखाने की गुंजाइश है। भारत में जीवन और श्वास का केंद्र कहाँ है? जैसे मैंने कहा कि प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट MIDC अंधेरी पूर्व में है, वहां पे हमारा ऑफिस, नरेश पाड़िया जी का ऑफिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह विज्ञान भारत में कब लौटा? यह भारत कब लौटा? 1977 में भारत लौटा। 1200 साल पहले वाला विज्ञान भारत से लुप्त हो गया था, वो लौटा 1977 में चेंबूर में। कोई व्यक्ति श्वास ही जीवन कब सीख सकता है? 18 साल की उम्र से आगे, और कोई भी ऊपरी आयु की सीमा नहीं है। तो मेरे से ये ज्ञान हासिल करने वाला सबसे बुजुर्ग इंसान 87 की उम्र का है। कोई व्यक्ति जीवन और श्वास का पाठ्यक्रम कब शुरू करता है? जब प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट किसी क्लास का एडवर्टाइजमेंट देते हैं पूर्व निर्धारित समय पर आयोजकों द्वारा प्रकाशित, जैसे कि अभी अपना हिंदी का क्लास शुरू हो रहा है, वो 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है। शुक्रवार है सुबह 11 से 12:30 और फिर हर सोमवार शुक्रवार को सुबह 11 से 11:30 तक 20 सत्र खत्म होने तक। श्वासी जीवन की शुरुआत किसने की? गुरु पद्म संभव 1200 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में। गुरु डिंगलेमी एक अंग्रेज जो इसे अमेरिका ले गए। 1977 में गुरु ज्योतिर्मयानंद ने मुंबई में इसको फिर से मंगा लिया। भारत में जीवन और श्वास का संचालन कौन करता है? प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। उसकी स्थापना 2018 में हुई। जीवन और श्वास कौन सिखाता है? प्रतिबिंब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा योग्य शिक्षक बनना कोई आसान चीज नहीं है। हमारे शिक्षक बनने के लिए 2-2, 2.5 साल गुजर जाते हैं, जबकि वो पक्के शिक्षक हो जाते हैं। हर शिक्षक एक निस्वार्थ स्वयं सेवक है। शिक्षक को कोई पेमेंट नहीं की जाती। आपको प्रतिबिंब का हर शिक्षक फ्री सिखाता है। फिर आप सोचते होंगे ये पैसा आप जमा क्यों करते हो, 1,500 की फी क्यों लेते हो? तो वो इसलिए लेते हैं कि हम ये पूरा कोर्स छापते हैं। वो छपाई, वो कुरियर का खर्चा, फिर जो कुछ कायदा कानून नियम लागू है उसके लिए होने वाला खर्चा, उसके लिए पैसा करते हैं। पर इसके बावजूद जो पैसा बचता है उससे हम चैरिटी का काम करते हैं और वो हम आपको दिखाएंगे क्या करते हैं। कौन लाइफ एंड ब्रेथ या श्वास ही जीवन का कोर्स कर सकता है? 18 साल की उम्र ऊपर की कोई भी उम्र हो वो सीख सकता है। किसी भी धर्म, लिंग या समुदाय के लोग, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी ये कार्यक्रम सीख सकता है। श्वासी जीवन कैसे सिखाया जाता है? प्रति सत्र एक पाठ, 1.5 घंटे का प्रत्येक पाठ एक मुद्रित PDF प्रारूप में दिया गया है। जो भारत में है उनको पोस्ट से कुरियर से भेज दिया जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। और जो भारत के बाहर हैं उनको सॉफ्ट कॉपी PDF में दी जाएगी। बेसिक कोर्स के लिए 20 सप्ताह हैं और जैसे कि ऑनलाइन हम हफ्ते में दो बार लेते हैं या हफ्ते में 1 बार लेते हैं। और कभी कभी हम रेसिडेंशियल कैंप भी रहते हैं, जैसे कि कोई रिसोर्ट हम बुक करते हैं, वहां पे जाके 5 दिन रहना है और 5 दिन में 20 पाठ सिखा देते हैं। दिन में 4 पाठ सिखाते हैं। हाल ही हमने एक कैंप किया था बंबई में, मार्च में किया था। अभी दूसरा कैंप करने जा रहे हैं जुलाई में। वो अंग्रेजी में कैंप हैं। जो हुआ वो भी अंग्रेजी का था, जो होने जा रहा है वो भी अंग्रेजी का है। तो वहाँ 5 दिन आपको आके रहना है, खाना पीना सबका बंदोबस्त हम ही करते हैं। और अभी नए कैंप की घोषणा हमने कर दी है। स्वैच्छिक अध्ययन समूह, आपकी कक्षा के लोग अपना समूह बना सकते हैं और हफ्ते में 1 या 2 बार ऑनलाइन मिलके आप अध्ययन कर सकते हैं जो कुछ आपको वर्ग में सिखाया जाता है। बुनियादी पाठ्यक्रम या बेसिक कोर्स
की लागत कितनी है? केवल 1,500 रुपया। पूरे 20 सत्रों का मतलब 33 घंटों का कार्यक्रम आपको 1,500 रुपया में मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, इस पैसे का हम विविध ढंग से इस्तेमाल करते हैं। शिक्षक एक पैसा नहीं लेता। हमारे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको फायदे बयान करने वाले काफी कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। बहुत से लोगों ने बयान दिए हैं कि उनको क्या क्या फायदा हुआ। शायद इस क्लास में भी कोई मौजूद है जो अपने फायदे बयान करने की चेष्टा करेगा, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आके आपको क्या फायदे हुए ये जरा बताइए। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी और आप हमेशा खुश रहोगे। ये हमारी आपको प्रॉमिस है। हाँ सुरेश, कोई है क्या? हाँ सर, एयर मार्शल बाली सर हैं और चारुशिला जी हैं सर। अच्छा, तो हमारे दो पास स्टूडेंट हैं जिन्होंने अंग्रेजी में किया है। एक तो हैं अपने देश का गौरव एयर मार्शल बाली साहब, तो वो बात करेंगे, और दूसरी है हमारी बहुत पुरानी विद्यार्थिनी चारुशिला बियाणी। बाली साहब नमस्ते। नमस्कार। जी मेरी आप। आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले मेरा परिचय, मैं एयर मार्शल बाली हूँ। मैं वायुसेना में मध्य वायु कमान का अध्यक्ष, कमांडर इन चीफ रहा हूँ, और कोई लगभग 17-18 साल पीछे वहाँ से रिटायर हुआ। अब ये 17-18 साल में मैंने थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान शायद नहीं दिया, और मेरा पहले भी जो कार्यकाल था वो काफी तनाव और स्ट्रेसफुल रहता था, क्योंकि मैं 41 साल फाइटर जेट्स का उड़ान भरता था, और उसमें काफी तनाव का पेशा है वो, क्योंकि चाहे युद्ध का समय हो चाहे शांति का समय हो, उसमें तनाव हमेशा रहता है। तो मैं शायद उसके कारण, और मेरी उम्र भी अब 78 साल की हो गई है, तो इन दोनों के कारण मैं काफी अपने स्वास्थ्य का एक्सपीरियंस किया कि वो थोड़ा सा बिगड़ता गया। मेरे शरीर में प्रोग्रेसिवली ऊर्जा कम होती गई, और मैं I got confined to the bed and I was unable to get up. तो इस कंडीशन में मैं हमेशा किसी तरह चाहता था कि इस समस्या से निकलूं, लेकिन कुछ उपाय नहीं था। जहाँ मैं महीनों हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, आईसीयू में भी रहा, लेकिन मेरे को कुछ किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी बहन जो इस प्रतिबंध के साथ काफी साल से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मेरे को फोर्स करके में मेरे को ज्वाइन कराया। और अब मैं कहना चाहता हूं कि जहाँ की मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता था, मुश्किल से वॉशरूम जाने के लिए मुझे अटेंडेंस चाहिए था, मैं अब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पिछले कोर्स के बाद जो प्रवीण जी ने डिस्क्राइब किया शरीर की प्रोग्रेस में, वो मेरे साथ खुद हो रही है। आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड आफ्टर आई जॉइन द कोर्स। अब मैं कोई आराम से दिन में 3 किलोमीटर कर लेता हूँ, और हर सुबह उठ के ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो उन्होंने सिखाई थी वो करता हूँ, और काफी मेरे पे जो ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं महसूस कर रहा हूँ मेरी ऊर्जा वापस आई है। और ये जो भी प्रवीण जी ने डिस्क्राइब किया था, रक्त का क्लीन होना और किसी तरह से शरीर को सिचुएशन मिलनी जहाँ शरीर इम्प्रूव करता है, ये मैंने महसूस किया। और हर एक दिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास काफी उन्नति आ रही है। हफ्ते 10 दिन पीछे मेरे को
दिल्ली में मिलिट्री हॉस्पिटल में रिव्यू के लिए जाना था। वहाँ भी वो मेरे टेस्ट करके काफी प्रभावित हुए कि बहुत सारा फर्क पड़ा है मेरे पहले की विजिट में और अब। और सबसे बड़ी बात कि मैं खुद ड्राइव करके दिल्ली, देहरादून से दिल्ली जा सका और वापस आ सका। मेरे साथ ड्राइवर था, लेकिन मैं अपना चाहता था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि ये मैं कर सकता हूं। तो इस तरह जितना प्रवीण जी ने अपने ये सेशन में डिस्क्राइब किया है वो मेरे साथ खुद हुआ है। और अब 70 साल की उम्र में मैं महसूस करता हूं कि मैं फिर अब स्वास्थ्य का काफी मेरे पे प्रभाव हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सर आप म्यूट पे हैं सर। हेलो, चारुशीला जी नमस्कार। 2 मिनट में खत्म करिए प्लीज। हाँ, मैं चारुशीला बियानी, काफी टाइम पहले से मैंने ज्वाइन किया ये कोर्स। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था और एक लेफ्ट ईयर में मुझे प्रॉब्लम थी, वो दोनों सॉल्व हो गई है। और मैं हमेशा से, मेरा मोटापा बॉडी में हमेशा रहा है, लेकिन अब मुझे टोन्ड फील होता है। नहीं, आई फील लाइक स्लिम। स्लिम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हेल्दी लग रहा है मुझे। मेरा अर्थराइटिस है, वो भी काफी हद तक थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। बैक पेन, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। प्लस मेरी आईसाइट में मुझे ऐसा महसूस होता है कि ठीक हो गया मुझे, जब से मैंने ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ा है। तो छोटे छोटे अक्षर थोड़े अच्छे से दिखाई देते हैं, पहले थोड़े कम दिखते थे। ये बेनिफिट्स मुझे काफी मिले हैं। आई थिंक कि आपको जरूर से ये कोर्स करना चाहिए। इसके दो फायदे कि एट एनी एज वी कैन डू, और मेडिटेशन जो हमें बहुत कुछ आगे लेके जाता है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत कम कोर्सेज में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नए सुन रहे हैं वो पक्का इसे ज्वाइन करें, और अपनी लाइफ में चेंज आप पाएंगे, और अपने परिवार के लिए भी आप चेंजेस लेके आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चारुशीला। रुक्मिणी, यू वांट टू से समथिंग? जी सर। जी जी सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं रुक्मिणी वाधवान, एक्चुअली मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। काफ़ी सालों से मैं योगा सिखा रही हूँ। मेरी ननद ने मुझे ये कोर्स सजेस्ट किया था, तो मुझे लग रहा था कि योगा में तो हमने ब्रीदिंग्स काफ़ी टाइप्स की सीखी हुई हैं, तो ये कौन से अलग प्रकार की होंगी, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मेरी ननद ने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई एक बार तू सिर्फ ज्वाइन कर। तो मैंने बोला ठीक है, ज्वाइन करती हूँ। मेरा फर्स्ट लेक्चर स्किप हो गया था, फिर मैंने सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया। शुरुआत में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट जैसे जैसे मैंने लेक्चर्स अटेंड किए मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा। मैंने एक बार कोर्स किया, दूसरी बार फिर वापस कोर्स किया, एंड मुझे खुद को सियाटिका पेन की शिकायत है। मतलब काफ़ी सालों से मुझे सियाटिका पेन था, जिसकी वजह से मैं योगा टीचर बनी थी। तो मुझे फ़र्क तो था योगा से, बट जब से मैंने ये ब्रीदिंग्स की मुझे अपने पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। एंड जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें मैंने खुद को काफ़ी चेंज महसूस किया कि जैसे हमारे माइंड में कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं। हर एक ब्रीदिंग के बाद जो अफर्मेशन है, और मेडिटेशन में भी जो अफर्मेशंस हैं, वो नेगेटिव थॉट की जगह पे जैसे ही वो पॉजिटिव अफर्मेशन आ जाते हैं, तो अपने आप में वो चेंज फील होता है। एंड मैंने अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट किया है। मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ये आप कोर्स ज्वाइन करें। योगा तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ये कोर्स भी ज्वाइन करें। आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का तरीका, कैसे जीना है, वो आपको पता चल जाएगा। एंड आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, एंड एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा। शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सभी लेवल्स पे आप स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड थैंक यू सर। सर मैं भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा नाम मालती दुलिया है, और अभी जो रुक्मणी जी ने बताया मैं 100% उनके साथ सहमत हूँ। खाली फिजिकल नहीं, लेकिन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, एकदम सही बात है। इतना फर्क पड़ता है कि पता ही नहीं चलता है कब चेंज आ गया। मुझे बहुत सालों से
वर्टिगो का प्रॉब्लम था। तो जब भी मैं कहीं पे भी जा रही होती थी ना, तो वर्टिन मेरे साथ पर्स में रखती थी, पता नहीं कब चक्कर आ जाए ऐसा। और 4-6 महीने में ऐसे होता था। और जब ये कोर्स मैंने लाइफ एंड ब्रेथ शुरू किया, तो जैसे अभी तक, तो 4 साल पहले क्या, अभी तक कुछ प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ। तो ये तो बहुत ही बड़ी मतलब फायदा हुआ। और ऊपर से जो जब ये पहली बार मैंने लाइफ एंड ब्रेथ शुरू किया, तो पता ही नहीं चला 20 संडे कब खत्म हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने दूसरी बार रिपीट किया। तो इतना तभी कुछ लगा कि हाँ, इतना समझ में भी आया, मजा भी आया, और लोगों को भी बताया, मेरी मतलब फैमिलीज में सब, और सबको इतना अच्छा लगा, सब वही बोलते हैं। तो और धीरे धीरे ईश्वर को हम सब मानते हैं, लेकिन वो देखने का नजरिया भी बदल जाता है। और बस हमेशा खुशी रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच हमारे गुरुजी प्रवीण सर के लिए, इतना अच्छे से समझाते हैं। बॉलीवुड के गाने गाते गाते भी हंसते हंसते सिखा देते हैं बड़ी बड़ी बातें। सो आई रिक्वेस्ट आप सबको भी एक बार जरूर शुरू करना ये कोर्स। थैंक यू। थैंक यू मालती जी। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। तो हम जो कुछ राहत कार्य कर रहे हैं, उसमें हमने 2019 में सांगली में जो बाढ़ आई थी, उसमें 53 कुटुंब को उनकी रसोई फिर से सेट करके दी। करीब 5.5 लाख रुपए खर्चे किए। वो सब हमने जो फी जमा की थी, उसका जो बचा हुआ पैसा था, उसमें से हमने ये काम खुद किया, अपने हाथों से किया। हमने किसी को ऐसे पैसे नहीं दिए, हमने खुद वो बर्तन खरीदे, पैकिंग की, हम खुद वो बर्तन वहां लेके गए, और हमारे वॉलंटियर्स ने वो बर्तन एक मंदिर में वो 53 फैमिलीज को बांटे। ये 2 डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सांगली में, ये डॉक्टर वृंदा है, वो सांगली उसमें उसका मैका है, और ये उसका क्लासमेट है, वो भी उधर डेंटिस्ट है। तो इनकी मदद से हमने वो 53 फैमिलीज को बर्तन दिए। रायगढ़ में 2020 में एक चक्रवात हुआ था, जिसमें 16 झोपड़ियां उद्ध्वस्त हो गई थी। तो फिर हमने ऐसी पक्की उनको घर बांध के दिए। हमारे नरेश पाड़िया जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसे 16 घर हमने बांध के उनको फिर से प्रस्तापित किया। 2021 में हमने एक चेक डैम बनवाया। ये पानी ऐसे ही बह जाता था, बारिश का पानी कुछ इकट्ठा नहीं रहता था, अक्टूबर नवंबर आ जाता था तो पूरा सूखा पड़ जाता था। ये गांव पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे हमने ये चेक डैम बनवाया है, और अभी उसमें पानी जमा है। तो पानी को अभी खेती के लिए इस्तेमाल करने के लिए गांव वालों को सुविधा हो गई है, पीने के लिए भी पानी है, जानवरों को भी पानी मिल गया। तो ये काम हमने बचे हुए पैसों से किया। फिर नायर हॉस्पिटल में कोविड के दौरान एक मैटरनिटी वार्ड खोला गया था, जहां पे ऑपरेशन चलते थे, लेकिन ऑपरेशन का लाइट नहीं था। तो ये लाइट हमने प्रतिबिंब की तरफ से नायर हॉस्पिटल को दिया। उसकी हमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पावती भी मिली, प्रतिबिंब के नाम से मिली। ये लेटर है प्रतिबिंब के नाम से आया हुआ। अभी जो चेक डैम हमने बांधा है, उधर देखिए इतना पानी सब जमा हुआ है, 1.5 करोड़ लीटर पानी है। और इस पानी को खेतों तक पहुंचाना, उसके लिए पंप बिठाना, पाइपलाइन बिठाना, पीने के पानी के लिए एक टांकी बिठाना, ये सब काम हमने अभी ये साल हाथ में लिया है। फिर पालघर के दूसरे एक जिले में, दूसरे एक गांव में, जिसको मेघदेव पाड़ा बोलते हैं, बच्चों के लिए 1ली से 5वीं कक्षा तक बच्चों के लिए एक स्कूल बांधने का प्रकल्प हमने हाथ में लिया है। उसका बांधकाम चालू है, ये आप देख सकते हैं कि इतना काम हो चुका है। और ये उद्घाटन है, वहां पे भी हमारे पाड़िया जी उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आप जादू का अनुभव करेंगे। जादू आपके जिंदगी में होने वाला है। अगर आप नियमित रूप से जो सिखाया गया है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जिंदगी में 100% जादू होने वाला है। इसका अनुभव आप करें, ये मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है।
क्या आप नामांकन करना चाहेंगे तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, अर्चना जी हैं, सुरेश जी हैं, इनसे आप संपर्क करें। ज्योति है, सिंधु है, तो अपने जो फ्लायर है उसमें इनके नंबर्स दिए हुए हैं। और आपको अभी कुछ सवाल पूछने हैं तो उनका जवाब देने में मुझे खुशी होगी, तो आप सवाल अभी पूछ सकते हैं। ये है संपर्क वाले डिटेल्स, अगर आपको ये इसका फोटो लेना है तो आप फोटो ले सकते हैं।